हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस विद अनिल सर। तो इस चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में अपन जानने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की है, और इसके अंदर अपन रासायनिक अभिक्रिया का बैलेंस कैसे करेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये सब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं क्लास 10 साइंस पूरी कवर कराने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर, और ये जो क्लासेस हैं रोज़ आपको शाम को 7 बजे मैं रोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो शाम को 7 बजे आपको रेगुलरली ये क्लासेस देखनी है और इनसे जुड़ा रहना है। अगर आप ये क्लासेस, मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये आप क्लासेस रेगुलरली देखते हो तो आपके 95 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, 95 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, इवन आप 100 नंबर भी ला सकते हो, 100 नंबर भी ला सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और इसके अलावा जिनके आरबीएससी बोर्ड है और कोई अदर बोर्ड्स जहाँ पे हिंदी मीडियम कोर्स चलता है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल कोर्स है ये। और इसमें मैं फुल डिटेल से साइंस पढ़ाने वाला हूँ, हर एक एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिससे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 2027 बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन पे अपन रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। और इनके में सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब के ऊपर मैं आपको इन चैप्टर्स के नोट्स लिखवाने वाला हूँ, और साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश करें तुम। और इसके अलावा एनसीईआरटी पूरी कवर कराने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी कवर होने की से क्या फायदा होगा, आपके बेसिक्स क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनाना चाहता हूँ, और ये कविता आपको लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़े रहने में हमेशा मदद करेगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, हम जानते हैं कि जैसे गर्मियों के दिनों के अंदर दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी दूध का फटना। दूध का फटना भी क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके अलावा अपन देखते हैं जो भोजन अपन बनाते हैं उसमें बहुत सारी सब्जी वगैरह मिक्स करके बनाते हैं, तो कुछ नया पदार्थ बन जाता है, यानी नया पदार्थ बन रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा जो अपन श्वसन करते हैं तो सांस ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं, और वो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स द्वारा, हमारी रक्त वाहिनियों द्वारा इसको कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक इस ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है। और यहाँ पे जो अपन खाना खाते हैं उस खाने के अंदर जो स्टार्च होता है, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, पाचन करते हैं, पाचन करने के बाद उस ग्लूकोज को भी कहाँ तक पहुँचाया जाता है, हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तो हम जानते हैं कि कोशिका के बीच में बिल्कुल क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। केंद्रक के आसपास क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। केंद्रक के आसपास क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। और ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहाँ पे आ चुके हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर आ चुके हैं। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे दहन की प्रक्रिया होती है, कंबशन होता है, और इस कंबशन को ही क्या बोला गया है, रेस्पिरेशन बोला गया है, श्वसन बोला गया है। यहाँ पे ग्लूकोज टूट जाएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा बनेगी, यहाँ पे तुम्हें पता है कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एटीपी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये ऊर्जा है किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अपन वैसे आगे जब अपन जैव प्रकरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं और वापस डिटेल में बताने वाला, अभी अपन नॉलेज के लिए अपन पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं अपन, पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं ना।
पावर हाउस। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी होती है वो किसके रूप में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पे देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये प्रोसेस होगा ये अपने सेल के अंदर, कोशिका के अंदर हो रही है और कोशिका के अंदर हो रही है, और ये प्रोसेस में अपन श्वसन भी कर रहे हैं और भोजन भी ले रहे हैं, और इस प्रोसेस को ही बोला गया है श्वसन। श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन, श्वसन अभिक्रिया। तो इसका मतलब श्वसन ले रहे हैं, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन हो रही है, अभिक्रिया हो रही है, तो इसका मतलब हम जो सांस ले रहे हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो अपन खाना खा रहे हैं उसका पाचन हो रहा है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसके अलावा तुमने देखा होगा कि जब लोहा काफी लंबे समय तक बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो लोहे पर जंग लगना भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस चैप्टर में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपन पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ते हुए आपको, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो आगे तुम लिखो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लिखो ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मेरे साथ साथ लिखना ना, थोड़ी स्पीड भी बनाए रखना। रासायनिक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ, लिखो ना, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछे तो तुम ये परिभाषा लिख सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और कुछ नया पदार्थ बनेगा, यानी कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा, इसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है हम कह सकते हैं कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक परिवर्तन को अपन क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तुमसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण पूछ सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में तुम क्या क्या लिख सकते हो, श्वसन अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना, तीसरा वन तुम लिख सकते हो, दूध का दही में परिवर्तन, ये सब किसके उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, दूध का दही में परिवर्तन, भोजन का पाचन हो सकता है, मैग्नीशियम रिबिन का जलना, ये सब किसके अंदर आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर आते हैं। चौथा तुम ये लिख सकते हो, मैग्नीशियम रिबिन का दहन। तो ऊपर वाला मिटा दूं मैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में तुम लिखना मैग्नीशियम रिबिन का दहन, इसकी एक्टिविटी है, अपन एक्टिविटी समझेंगे अभी, रुको ना। मैग्नीशियम रिबिन का दहन, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें लेते क्या है, अपन एक मैग्नीशियम रिबिन लेना है, एक बर्नर लेना है, और जब मैग्नीशियम रिबिन को अपन जलाते हैं, जलाने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक स्वेट पाउडर बनता है, और मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो यहाँ पे एक व्हाइट फ्लेम निकलती है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, यानी श्वेत चमकती ज्वाला निकलेगी। कौन सी ज्वाला निकलेगी, श्वेत चमकती ज्वाला। तो मैग्नीशियम रिबिन को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, पाउडर बनेगा। मैग्नीशियम रिबिन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक धातु है, धातु के लिए ठोस पदार्थ एस लगता है, और अगर आगे मैं और आपको बताऊंगा ना, ऑक्सीजन एक गैस है, गैस के लिए जी लगता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना है, पाउडर एक ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ के लिए, सॉलिड के लिए क्या लगता है, एस लगता है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस आपको क्या रिएक्शन में लगाने होते हैं। और जो अभी तीर के निशान से जो पहले वाले भाग है एलएचएस के अंदर, इन्हें
अभिकारक बोलेंगे और बाद वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। अभी मैं तुम्हें इनकी परिभाषा लिखा दूंगा ना। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मैग्नीशियम लिथियम का द्रव्य एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं। तो आप सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लगातार हमसे जुड़े रहे, और आपके आसपास या आपके कोई दोस्त, आपके भाई बहन जो क्लास 10th के अंदर है और साइंस में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अच्छे नंबर चाहते हैं, अपने साइंस के बेस को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि आगे जाके वो साइंस बायो ले, साइंस मैथ्स ले या एग्रीकल्चर में जाए तो उनका बेस क्या रहे, मजबूत रहे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो बाद में कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, तो इनके अंदर भी साइंस पूछी जाती है। तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। और आप ऐसे बच्चे जो आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जनरल साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। तो अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिबिन का जब दहन होता है तो श्वेत लोह के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबिन कैसे जलता है, श्वेत चमकदार लोह के साथ क्या करेगा, जलेगा, और क्या निर्माण होगा, श्वेत चूर्ण यानी श्वेत पाउडर का फॉर्मेशन होगा, जिसे अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण भी कहते हैं। वायु में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का यह कारण बनता है। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, और इसका डायग्राम भी अपन देख ही लेते हैं फटाफट से। तो इसका डायग्राम भी इम्पोर्टेंट रहता है, आप डायग्राम भी बना ले, आपके पास बुक है तो इसके लिए जगह छोड़ दे और बाद में इस डायग्राम को बना लेना तुम लोग। तो यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है, ये चिमटा है, चिमटे से क्या पकड़ रखा है, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है, और इसको जला रहे हैं। जलाने के बाद क्या होगा, जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन को। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हें हमेशा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे बन रहा है श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर, और ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला कौन सी है, श्वेत चमकदार ज्वाला। कौन सी ज्वाला है, ये श्वेत चमकदार ज्वाला है या लोह है। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आगे जाके क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा कि मैग्नीशियम रिबिन जब जलता है तो उसकी ज्वाला का रंग कैसा होता है, श्वेत चमकदार ज्वाला होती है, या पीले रंग की ज्वाला होती है, या नीले रंग की ज्वाला होती है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रहे, फोकस रहे इन चीज़ों पे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत काम के हैं आपके लिए। तो ये सब तो अपन देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक और अच्छा एग्जाम्पल आता है जो अपन सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे, पॉप टेस्ट के रूप में आएगा क्वेश्चन, तो वो भी अपन वहाँ पे भी पढ़ेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी तुम्हें क्या एक्टिविटी के माध्यम से उस चीज़ को समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि तुम्हें दानेदार जिंक लेने हैं। तो दानेदार जिंक का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंबल क्या बनेगा, Zn। और जिंक भी एक मेटल है, और मेटल कैसे होती है, सोलिड लिखेंगे। इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि तनु क्या है। तनु का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर पानी मिलाया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिलाया गया है, पानी, और पानी की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तब इसके लिए तनु लगाते हैं। और कभी कभी सांद्र लगता है, क्या लगता है, सांद्र कब लगेगा, जब पानी कम हो और दूसरा पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो। पदार्थ क्या हो, ज्यादा मात्रा में, जैसे H2SO4 ज्यादा हो और पानी कम हो इसके अंदर, तो इसमें सांद्र लग जाएगा। तो ये सांद्र और तनु बाद में मैं आपको नोट करके दिखा दूंगा। इसकी रिएक्शन जब अपन जिंक की रिएक्शन को, जिंक को अपन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के सॉल्यूशन में या वीडियन में मिलाते हैं, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा देगा। जिंक किसको हटा देगा, हाइड्रोजन को। जिंक जब हाइड्रोजन को हटा देगा तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा ZnSO4 और प्लस यहाँ पे बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगी। और ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक्वस। जब कोई पदार्थ को पानी में मिलाया गया है तो एक्यू लगता है। और ऐसे ही जिंक सल्फेट भी सॉल्यूशन के अंदर ही आता है, विलयन के अंदर ही आता है, तो ये भी पानी के अंदर है, इसके लिए भी क्या लगेगा, एक्यू लगेगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। थोड़ी रिएक्शन एक बात मैं और बोल देता हूँ, लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। जिंक के नीचे मैंने S लगा रखा है, सॉलिड है। तनु H2SO4 के नीचे एक्यू लगा रखा है, यानी एक्वस है। ZnSO4 के नीचे भी क्या लगा रहा है, एक्यू, यानी जली विलयन के अंदर है। H2 के पीछे क्या लगा रखा है, गैस लगा रखा है। इसके बारे में मैं आगे आपको लिखवा दूंगा ना कि एक्यू कब लगता है,
एस सॉलिड कब लगता है, लिक्विड कब लगता है, गैस कब लगता है, ये अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है, प्रश्न में कुछ दानेदार जिंक लेना है, उसकी विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी करा सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करा सकते हो। और अम्ल से सावधानी रखनी होती है, अम्ल से क्या रखनी चाहिए तुम्हें, सावधानी रखनी है, हाथ वाथ जलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है ना। तो और इसमें तापमान में भी चेंज होगा, जैसे ही ये रिएक्शन होगी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से परत नली क्या हो सकती है, गर्म हो सकती है। तो तुम्हें परत नली के भी हाथ लगाते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हें हाथ जल ना जाएगा ना, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा डायग्राम है और यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन भी पूछा गया है इस डायग्राम पे, मैं आपको भी बताने वाला हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा गया है इस डायग्राम से। तो यहाँ पे एक फ्लास्क ले रखा है, इस फ्लास्क के अंदर ये देखो व्हाइट कलर के तुम्हें देख रहे हैं जिंक की ग्रेन्यूल ले रखे हैं और इसके अंदर सॉल्यूशन मिला रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है। तो देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, दानेदार जिंक जस्ता जिसे हम क्या बोलते हैं, Zn बोलेंगे, ये दोनों को सॉल्यूशन में मिला रखा है। मिलाने की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने की वजह से एक तो जिंक सल्फेट तो सॉल्यूशन में बन गया, रीजन में बन गया और इसके अलावा यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और तुम्हें पता है कि गैस की प्रवृत्ति होती है उड़ जाना, यानी बाहर निकलती है। गैस कैसे निकलती है, बाहर, गैस एक जगह पर रुक नहीं सकती, अगर उसको रास्ता दिख रहा है तो वो वहां से निकल जाएगी। तो फ्लास्क में ये रास्ता दिख रहा है और यहाँ पे एक कॉर्क लगा रखा है, क्या लगा रखा है, कॉर्क। ये कॉर्क ये करता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से साइड से बाहर ना निकले, और ये हेल्प करता है कि हाइड्रोजन गैस साइड से बाहर ना निकले। हाइड्रोजन गैस इस नली के माध्यम से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और अगर तो क्योंकि हाइड्रोजन गैस अपने को ऐसे दिखती तो है नहीं, तो हमें पहचान करने की यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है या नहीं निकली है, तो अपन क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस होती है वो ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील, यानी इसके पास अगर अपन मोमबत्ती लेके आते हैं, जो जलती हुई मोमबत्ती लेके आते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और पॉप पॉप आवाज करते हुए ये जलती है। हाइड्रोजन गैस कौन सी आवाज से जलती है, पॉप पॉप की आवाज में। तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ पे अगर अपन मोमबत्ती लेके आएंगे, तो मोमबत्ती लेके आएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज करते हुए जलने लगेगी। ये अपन वैसे सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, वहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे केवल अपन केवल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब होती है और रासायनिक अभिक्रिया का अपने को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, इसके बेस पे अपन पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, चलिए देखते हैं ना। तो एक ऑब्जर्वेशन तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, गैस का निष्कासन, यानी गैस बाहर निकलती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है उससे गैस बाहर निकल रही हो, या हो सकता है कि उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है कि उसकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हो, जैसे ठोस से द्रव में चेंज हो गया, द्रव से गैस में चेंज हो गया। हो सकता है कि उनका कलर चेंज हो रहा हो, कलर चेंज होना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे जाके अपन पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जहाँ पे कलर चेंज हो रहा होगा, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। तो मैं आपको बताने वाला था कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आया था बोर्ड में पिछली बार। बोर्ड में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पे क्या था कि एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है इसका, यहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद हाइड्रोजन को छुपा दिया, यहाँ पे एक लाइन खींच के और x लिख दिया कि बता दिया कि x क्या है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, x क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इस डायग्राम के बारे में, x क्या है, हाइड्रोजन गैस है। x क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। तो ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में। तो और तुम्हें इस चैप्टर का हर एक डायग्राम कवर करना है, क्योंकि इस चैप्टर से पक्का इस बार बोर्ड के अंदर एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके डायग्राम तुम्हें कवर करने ही करने हैं, कोई सा भी डायग्राम नहीं छोड़ना है, सारे डायग्राम पे तुम्हें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो मैं तुम्हें बता रहा था प्रेक्षण, है ना। तो देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण, देखना ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, रासायनिक आगे ना, उसके बाद आगे लिखना रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो यहाँ पे 4 या 5 प्रेक्षण बनते हैं। पहला प्रेक्षण इतना है तुम्हें अवस्था में परिवर्तन, यानी भौतिक अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा प्रेक्षण लिखना है रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाता है। जब किसी विक्रिया में कलर चेंज हो रहा है, रंग में परिवर्तन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है।
तो तीसरा है गैस का निष्कासन, यहाँ से गैस बाहर निकल रही हो, गैस बाहर निकल रही हो, गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसके अलावा चौथा है टेम्परेचर में चेंज हुआ। रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले टेम्परेचर और बाद में टेम्परेचर अलग आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा एक और रिएक्शन लिख सकते हो तुम 5वें नंबर पे, अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण जिसे अपन और क्या बोलेंगे, पीपीटी बोलेंगे। अवक्षेपण होता क्या है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसके अभिक्रिया के दौरान होने के दौरान कुछ पदार्थ होते हैं जो अविलेय पदार्थ होते हैं। वो अविलेय पदार्थ क्या होते हैं कि अभिक्रिया के जिस बीकर में वो अभिक्रिया हो रही होगी, वो पदार्थ अविलेय पदार्थ अभिक्रिया के नीचे ऐसे जमा हो जाते हैं। इन जमा हुए पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, अवक्षेपित पदार्थ, जिसे पीपीटी भी बोलते हैं। अवक्षेपित पदार्थ जिसे अपन क्या बोलेंगे, पीपीटी, जिसे अपन क्या बोलेंगे, पीपीटी। प्रेसिपिटेट बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो ये पता है तुम्हें होनी चाहिए कि ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण के बारे में तुम्हें क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट और बता देता हूँ ना। भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया क्या होती है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि केवल अवस्था ही चेंज होती है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो हो सकता है कि तुम्हें कोई पूछ ले कि रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और भौतिक अभिक्रिया के अंदर नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो भी सकती है, जबकि भौतिक परिवर्तन में हमेशा अवस्था परिवर्तन ही होती है। यहाँ पे इसके फॉर्मूले में या इसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के सूत्र में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं। भौतिक परिवर्तन में मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी, ज़्यादा डिटेल आएगी भी नहीं आपके एग्जाम पे, तो अपन पढ़ेंगे नहीं। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, यहाँ पे केवल अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे तुम्हें एग्जाम्पल याद होगा, जल H2O जब लिक्विड होता है, इसको जब अपन और ज़्यादा ठंडा करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा कोई बर्फ पदार्थ है या द्रव पदार्थ को जब अपन गर्म करेंगे और इसको क्या करेंगे, अपन ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद तो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, और गर्म करने के बाद किसमें चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। वाष्प में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब गैस में परिवर्तित हो गया। गैस के लिए अपन क्या लगा देंगे, जी। तो सारों में फॉर्मूला सब में सेम है, H2O 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 H2O। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहे हैं, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो रही है। ये वाष्प में यानी गैस में बदल गया है, ये ठोस में यानी बर्फ में बदल गया है, और ये द्रव में। तो ये परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपन भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, समीकरण लिखी जाती है। अगर अपन ऐसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, तो ये कितना लेंदी हो जाएगा। तो इस लेंदीपन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण लिखी जाती है या रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक की मदद से लिखना क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो लिखो रासायनिक समीकरण की परिभाषा, वो रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण के बारे में लिख रहे हैं ना। रासायनिक समीकरण क्या है, केमिकल इक्वेशन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक की मदद से लिखा जाता है, अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीक की मदद से लिखा जाता है, प्रतीक की मदद से लिखा जाता है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण।
रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे अपन? रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रोटॉन की तरह है। प्रोटॉन जानते हो तुम, परमाणु के अंदर बीच में क्या पाया जाता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। तुम्हें भी हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं बनना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन क्लास ली, एक दिन क्लास नहीं है, नहीं ले रहे हो। रेगुलर क्लास में जुड़ना है, रेगुलर जुड़ना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर नोट्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, और अगले दिनों नोट्स को पढ़ के आना है। नोट्स को पढ़ के आओगे तो तुम्हें क्लास में और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा, और ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्टिंग क्लास लगेगी। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। और आज अपन ने रासायनिक समीकरण तक लिखा है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा तुमने लिख ली होगी, थोड़ा जल्दी से लिख लेना रासायनिक समीकरण की परिभाषा। और इसके अंदर अपन रासायनिक समीकरण में कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अपन सूत्र या प्रतीक की मदद से जब लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अपन रासायनिक समीकरण बोलते हैं। फटाफट से लिख लो बच्चों। चल तो अच्छा लिख लिया होगा बच्चों ना। रासायनिक समीकरण को मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। तुम जानते हो कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम को जब अपन प्रतीक की मदद से लिखेंगे तो Mg लिखेंगे। मैग्नीशियम एक ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, सॉलिड के लिए अपन क्या लगाएंगे? S लगाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक गैस है, गैस को अपन कैसे लिखते हैं? O2 के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पे G लगता है। ये तीर का निशान ये बता रहा है कि अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है और कुछ नया पदार्थ बन चुका है। जो नया पदार्थ बना है उसे क्या बोलेंगे अपन? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgO। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO कैसे बनाएं, तो अभी अपन आगे की क्लासों में अपन सीखने वाले हैं कि फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा कि 9th क्लास में सीखा भी होगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो वैसे अपन और भी सीखने वाले हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgO सॉलिड। तो इस तरह से अपन रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, यानी सूत्र या प्रतीक की मदद से लिख रहे हैं। इसे क्या बुला रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें मैं तुम्हें 2 पॉइंट और बता देता हूँ, अभिकारक और उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अपन अभिकारक बोलेंगे, और जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो लिखो फटाफट अभिकारक लिखो। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे अपन? उत्पाद बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्ट, उत्पाद। अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को अपन बोलेंगे उत्पाद। अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद को अपन RHS साइड में लिखते हैं। कौन सी साइड में लिखते हैं? RHS। और अभिकारक को कौन सी साइड में लिखते हैं अपन? LHS साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और प्रोडक्ट को लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड में। बीच में क्या लगाया जाता है? तीर का निशान। एरो क्या बताता है कि अभिक्रिया संपन्न हो चुकी है।
ठीक है बच्चों, ये तुमने लिख लिया होगा। तो ये दोनों क्या है, तुम्हारे अभिकारक है, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। एलएचएस में लिखे हुए अभिकारक है, तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया संपन्न हो रही है, और ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जो नया पदार्थ बन रहा है। तो और दो अभिकारकों के बीच में प्लस लगता है, और अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या आता है, तीर का निशान। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या आता है, तीर का निशान। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे बन जाते हैं कुछ एग्जामों के अंदर, तो ध्यान रखना होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर की निशान से दर्शाया जाता है। दो अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह आता है। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है एलएचएस, उत्पाद को अपन दाईं ओर लिखते हैं। दो उत्पाद के बीच में भी क्या आता है, प्लस चिन्ह आता है, और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ये अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ तक अपन ने लिख लिया है, पढ़ लिया है बच्चों, और आज की क्लास अपन यही समाप्त करने जा रहे हैं। कल वापस मिलेंगे अपन, और जब कल अपन वापस मिलेंगे तो इसी एनर्जी से, जिस एनर्जी से आज तुमने क्लास ली है, उसी एनर्जी से वापस क्लास लेनी है, और नोट्स रेगुलर बनाते रहे, उन्हें पढ़ते रहे। मैं आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता रहूँगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपका काम यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे बच्चों को भी शेयर करें जो गांव के अंदर है और आपके आसपास रहते हो, और उन्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो और वो पढ़ना चाहते हो। तो तुम उनको मोटिवेट करो कि क्लास 10 साइंस विद अनिल सर के साथ ज्वाइन कीजिए। तो हमारे चैनल का नाम आपने देख लिया होगा, साइंस विद अनिल सर। साइंस विद अनिल सर, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको साइंस के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और साइंस में बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब कुछ कर दीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और आपका विश्वास आपकी जीत की तैयारी है। आपका हमारे पे विश्वास आपकी जीत की तैयारी है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों।